हेलो एंड वेलकम टू DNMIT क्लासेस। दोस्तों, DNMIT क्लासेस में आपका ढेर सारा स्वागत है। और आपकी कृपा से हम कह सकते हैं कि हमारा चैनल अच्छे से ग्रो कर रहा है, और इसी तरह से हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करते रहें। और अगर समझ में आए तो इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जहाँ भी हो सके उसे शेयर करिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल यानी क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस, हिंदी में बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन उससे पहले मेरे बारे में जान लो। हेलो, आई एम मिथिलेश विश्वकर्मा, और मैं आपको इस चैनल पर क्लास 12 का फिज़िक्स और हाई स्कूल का साइंस पढ़ाता हूं। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप चाहे हिंदी में समझ सकते हैं या फिर इंग्लिश में समझ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, केमिकल रिएक्शन। दोस्तों, आपने नेचर में कई सारे ऐसी घटनाएं देखी होंगी कि जो चीज़ें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, जब कुछ समय पहले कुछ और होती हैं और कुछ समय बाद कुछ और हो जाती है। जैसे कि अगर आप एक लोहा ऐसे ही हवा में खुले में छोड़ दिया जाए ऑक्सीजन में और पानी की उपस्थिति में, तो क्या करता है, उसमें जंग लग जाता है, वो रस्टेड हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर इमेज में दिख रहा होगा उस तरह से। पहले तो ये जो आयरन था वो मेटल का था, वेरी मतलब जो एकदम सफ़ेद था, और जब इसमें रस्ट लग गया तो ये कुछ इस तरह से लाल हो गया, जिसे जंग कहते हैं। और पेड़ से पत्तियाँ गिरती ज़मीन पे, अगर थोड़े समय बाद देखेंगे तो उसका खाद बन जाता है वगैरह वगैरह। अब देखिएगा, अगर मैं एक कागज़ लेता हूँ, ये मैंने कागज़ लिया, ठीक है। अगर मैं इसको जलाता हूँ तो जलने के बाद क्या हमें मिलेगा? एक तो राख मिलेगा और दूसरा धुआं मिलेगा। धुएं में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन का रूप है, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमारे आसपास नेचर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब केमिकल रिएक्शन से होता है, ठीक है। और इसी तरह से हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, जैसे कि आपने इमेज में भी देख लिया है। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है वो चीज़ें देखते हैं। पहली बात तो केमिकल रिएक्शन में फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है? या तो कोई चीज़ मेल्ट होगा या तो बॉयल होगा। मीन्स कोई चीज़ अगर हम गरमाते हैं तो पिघलना शुरू हो जाएगा, ये केमिकल रिएक्शन है। और किस तरह का? फिजिकल चेंज वाला केमिकल रिएक्शन है। और अगर केमिकल चेंजिंग वाला देखें तो उसका क्या होगा? कलर चेंज हो जाएगा, और वो कुछ और रहेगा, थोड़े समय पहले रहेगा कुछ और, दूसरे समय बाद कुछ और हो जाएगा। जैसे कि हमने कागज़ जलाने का एक एग्जाम्पल दिया था। जब कागज़ जलाया हमने तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ये था कुछ और बन गया कुछ और। इस तरह से केमिकल चेंजेस होते हैं। तो देखते हैं हम लिखने के माध्यम से कि कैसे कैसे चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शंस में दो तरह के चेंजेस होते हैं। पहला फिजिकल चेंज, पहला होता है फिजिकल चेंज कुछ इस तरह से, और दूसरा होता है केमिकल चेंज। इस तरह से दो तरह के चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस में क्या क्या होते हैं, हमने अभी आपको बताया कि फिजिकल चेंजेस में पहला तो मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग। और दूसरा होता है बॉइलिंग। इसमें क्या होगा? इसमें चेंज होगा, कलर में चेंज होगा। तो इसको हम थोड़ा सा डीपली समझेंगे। पहले इसे देखते हैं। जब हम आयरन को Fe को गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो वो लिक्विड बन जाता है। पहले तो ये जो Fe है ये सॉलिड में था, जब हम इसको गर्म किया हमने तो ये Fe का लिक्विड बन गया। क्यों? एक्वस फॉर लिक्विड होता है, एक्वस फॉर जली, इसे हिंदी में जली कहते हैं। तो ये लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। एक बात और, हमें केमिकल चेंज को पढ़ने से पहले ये बात समझना पड़ेगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो राइट हैंड साइड में होता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं।
ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट होता है। इससे हम समझेंगे केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। फिजिकल चेंजेस में हमने देखा मेल्टिंग होता है, बॉइलिंग होता है, कंडेंसेसिंग भी होता है, ठीक है। कंडेंसेसिंग कंडेंसेसिंग कंडेंसेशन। और केमिकल चेंजेस में क्या क्या होता है देखेंगे। केमिकल चेंजेस में जो एटम्स होते हैं, एटम्स इन द रिएक्टेंट्स आर रीअरेंज्ड टू गेट अ प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, एटम्स आर atoms in the reactants are rearranged to rearrange to form product, ठीक है। देखिए पहले तो मान लीजिए हमने Fe को हवा में छोड़ दिया, यानी 4Fe को हमने हवा में छोड़ दिया। हवा में क्या है, ऑक्सीजन। अब देखेंगे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। इस नंबर को आप ज़्यादा सेंटी मत होना, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे शायद इस लेक्चर में ना हो पाए, लेकिन जब अगले लेक्चर में हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें आप इस नंबर का जो वैल्यू है, वो नंबर किस लिए हम लिख रहे हैं वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बनाएगा 2Fe 2O3, ये बनाएगा आपका, ठीक है। और हमने क्या देखा, यहाँ Fe अलग एटम है, यहाँ O2 अलग एटम है और बना लिया कुछ और ही, ठीक है। Fe को जब हमने हवा में छोड़ दिया तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। यानी ये क्या है, ये तो आयरन है, आयरन है और ये ऑक्सीजन है और ये आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। ये आयरन ऑक्साइड है। देखिए एटम था कुछ और, मिला किसी और के साथ और बन गया कुछ और, ये केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। और इसी तरह से हम आगे और समझेंगे कि ये तो पहला टर्म हो गया फिजिकल चेंज का, ठीक है। ये पहला टर्म हो गया। और दूसरा टर्म ये है कि जो रिएक्टेंट होता है, देखिए आयरन का जो हमने रिएक्शन लिखा था, आयरन का कुछ और प्रॉपर्टी थी, ठीक है, और ऑक्सीजन की कुछ और प्रॉपर्टी थी। ये दोनों गैस, ये सॉलिड था, ये गैस था, ये सॉलिड था और ये गैस था। एस फॉर सॉलिड, जी फॉर गैस, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में था, ये गैस फॉर्म में था। जब दोनों मिले तो ये दोनों मिलके एक सॉलिड फॉर्म बना लिए, आयरन ऑक्साइड, कुछ इस तरह से। अब बताइए, कुछ इस तरह से बना लिए। तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ और थी, इसकी प्रॉपर्टी कुछ और है, और किधर गई वो, और इसकी प्रॉपर्टी कुछ और हो गई। तो अगला टॉपिक, अगला हमारा क्या है कि रिएक्टेंट्स लॉस देयर प्रॉपर्टी, ठीक है, टू फॉर्म अ प्रोडक्ट ऑफ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ न्यू प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमारा दूसरा एक टर्म हो गया। ये जो दोनों टर्म हैं ये तो हमें ये समझाते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कैसे कैसे होते हैं। केमिकल रिएक्शन दो टर्म्स में होते हैं। दो टर्म्स क्या है, केमिकल रिएक्शन में एक तो फिजिकल चेंज होता है और दूसरा होता है केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज में क्या होता है, या तो मेल्टिंग होता है, या तो बॉइलिंग होता है, या तो कंडेंसेशन होता है। और केमिकल चेंजेस में क्या होता है, या तो एटम रीअरेंज हो जाएंगे और रिएक्टेंट्स उसकी प्रॉपर्टी लॉस करके न्यू प्रॉपर्टी को
प्रोडक्ट के रूप में एक्सेप्ट करेगी। और एक तीसरी प्रॉपर्टी है, इन केमिकल रिएक्शन may be change color, may be changed in color। ठीक है, कलर में चेंज हो सकता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये आपके नोट्स के लिए एकदम बहुत बेहतर परफेक्ट है। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं, कापी, अब मेरा सजेशन यही रहेगा आपसे कि आप कापी और पेन लेके बैठे, क्योंकि अगर आप नहीं लेके बैठते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और मेरा ये सजेशन है कि जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं ये एक नोट्स तैयार होते जा रहे हैं। अगर आप इसे नोट करते रहेंगे तो आपका नोट बनता रहेगा बहुत ही मजबूती से, और आप कभी भी इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठें, और अगर समझ में आए तो उस लाइक वाले बटन पे ठोक दें। ठीक है, और वीडियो को शेयर करें। तो ये हमारा हो गया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस। तो रिएक्शंस कैसे होते हैं ये हमने देखा। ठीक है, दो टर्म्स में होता है, पहला फिजिकल चेंज, दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, और केमिकल चेंज में क्या होता है, एटम्स आर रीअरेंज, एटम जो होते हैं वो पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं, और जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी होती है, जो रिएक्टेंट की विशेषताएं होती हैं, यानी अभिकारक, रिएक्टेंट को हिंदी में अभिकारक बोलेंगे, अभिकारक की जो विशेषताएं होती हैं वो अलग होती हैं। वो जब रिएक्ट करती हैं तो प्रोसेस में वो अपनी प्रॉपर्टी यानी अपनी विशेषताओं को त्याग देते हैं, उसको लॉस कर देते हैं, और नए विशेषताओं को अपना लेते हैं, वो होता है। और पहला तीसरा जो है उसकी कलर में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इतना आप नोट करिए। इसी तरह से जैसे हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ा, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि आयरन का ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम को हवा में जलाए तो उसका ऑक्साइड बन गया, अगर कोई पत्ता वगैरह है तो उसको सड़ के कुछ और बन जाएगा। आपने आपके आप मुझे लगता है कि आप बहुत दूर से नहीं होंगे, यहीं आसे पास से होंगे, तो गोबर वगैरह इत्यादि आपने देखा होगा, तो वो सड़ के कुछ और ही बन जाता है। जो बदबू करता है, जब गोबर सड़ने के बाद जो बदबू करता है उसमें से गैस निकलता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही होता है। ठीक है, पहले जब तो ताज़ा गोबर होता है तो उसमें से कोई गैसेस नहीं आती हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब वो सड़ता है, खाद बनता है, तो उसमें से गैसेस निकलने लगती हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन होता है। प्लास्टिक जलता है तो उसमें से क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ढेर सारे ऐसी खतरनाक गैसेस निकलती हैं, और उसका क्या बनता है, राख भी बन जाता है। तो ये अलग तरह का है। तो हमारे यहाँ देखेंगे नेचर में जो है हर तरफ रिएक्शन से रिएक्शन हो रहा है। तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप अपने आसपास जितने भी चीज़ें हैं उन पर विचार करेंगे और सोचेंगे केमिकल रिएक्शंस कहाँ हो रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन हिंदी में रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण ये क्या होता है हम पहले एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम को जब हम हवा में जलाते हैं तो उसका ऑक्साइड बनता है। इसका मतलब क्या होता है कि मैग्नीशियम देखिए ज़मीन से जब खोद के निकाला जाता है, एक मेटल है, एक धातु है, एक अयस्क होता है, जब उसे अयस्क के रूप में, उसके ऑक्साइड के रूप में निकाला जाता है तो ये होता है। ठीक है, MgO ये होता है। तो उसे हम लोग इस तरह से निकाल के, वो MgO नहीं और भी कुछ हो सकता है, और कापर को निकालेंगे तो कापर का ऑक्साइड होता है। ठीक है, इस तरह से जब हम एक खाली मैग्नीशियम को जलाते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके कुछ इस तरह से दूसरा कुछ बना लेता है। ठीक है, लेकिन ये एक सिंबल हम जो है वो लिख रहे हैं, एक सिंबल लिख रहे हैं। इसका जो केमिकल इक्वेशन है इसे लिख सकते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम।
इन द एयर, इन द एयर, तो ये क्या बनाएगा, ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम बनाएगा। तो ये क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है, और ये सॉरी ये केमिकल रिएक्शन है। क्या है, केमिकल रिएक्शन है, और ये केमिकल इक्वेशन है। दोनों में अंतर क्या आपको लगा? तो ये केमिकल इक्वेशन है और ये केमिकल रिएक्शन है, दोनों में अंतर क्या है? इसमें आपको केवल रिएक्शन लिख दिया गया है शब्दों में, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर, और बन क्या रहा है, ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, और यहाँ सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये रिएक्शन है, ये इक्वेशन है। ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल इक्वेशन है, दोनों में अंतर क्या है? इसमें केवल केमिकल रिएक्शन को लिख दिया गया है शब्दों में, और इसमें सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इक्वेशन है। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड केमिकल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये हो जाएगा द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction is called chemical equation। तो इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए ये बर्निंग क्या हो रहा है, मान लीजिए आयरन को आपने छोड़ दिया, यही वाला एग्जांपल कीजिए, आयरन को आपने ऑक्सीजन में छोड़ दिया, तो ये क्या बनाएगा आपका, ये 2Fe2 O3 बनाएगा। ये क्या हो, इसको क्या बोलेंगे, इसको आयरन बोलेंगे, इसको ऑक्सीजन बोलेंगे, इसको आयरन ऑक्साइड बोलेंगे। तो ये केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये इसका केमिकल रिएक्शन क्या था, बर्निंग सॉरी रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इन द एयर। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देखिए, जो आयरन यानी जो लोहा है वो हवा में क्या हो रहा है, रस्ट हो रहा है, उस पर जंग लग रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है क्योंकि उसमें रस्ट आ रहा है। अब देखिएगा, उसे जो हम केमिकल सिंबल के जरिए इसको शो कर रहे हैं, लिख रहे हैं, एक केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, और ये रिएक्शन है। ठीक है, तो आपको ये आइडिया तो लग ही गया होगा कि केमिकल रिएक्शन में और केमिकल इक्वेशन में क्या रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, केमिकल इक्वेशन के फीचर्स भी कुछ होते हैं, जैसे कि वो कैसे होते हैं, केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखे जाते हैं, कैसे उसको पढ़ा जाता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके कुछ फीचर्स देखेंगे। फीचर्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, फीचर्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये क्या होगा, हमने अभी आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बारे में बताया है, और उसी की तरह हम देखते हुए चलेंगे कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। सॉरी, रिएक्टेंट जो होता है, द रिएक्टेंट्स आर रिटन और रिटन इन लेफ्ट हैंड साइड।
दूसरा टर्म क्या है, दूसरा फीचर क्या है, प्रोडक्ट आर रिटन इन राइट हैंड साइड। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है, बीच में एक एरो लगा हुआ होता है, ठीक है। ये हो गया आपका रिएक्टेंट, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। बीच में जो एरो लगा है वो दोनों को, यानी रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को सेपरेट करता है। यानी ये एरो उसको सेपरेट कर रहा है, रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को। तो हम लिखेंगे ए एरो एन एरो separates the chemical equation and point head of the arrow is toward to the product। ठीक है। पहला क्या हुआ, केमिकल इक्वेशन का जो रिएक्टेंट होता है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और जो प्रोडक्ट होता है उसे राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। एक बीच में एरो लगा हुआ होता है, वो दोनों को सेपरेट करता है, रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को। और इसका जो ये वाला पॉइंट है, ये इसका जो हेड पॉइंट है, इसे हेड पॉइंट बोलेंगे, ये प्रोडक्ट की ओर होता है और ये शोज करता है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, इट शोज the direction of the product। ठीक है। ये आपका एक फीचर हो गया केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन का एक फीचर। तीन फीचर्स हो गए। पहला, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, और जो बीच में एरो होता है रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को सेपरेट करता है, और उसका जो पॉइंट, हेड पॉइंट होता है, वो प्रोडक्ट की ओर होता है, जो कि रिएक्शन की डायरेक्शन को किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में हो रहा है। नहीं तो मतलब अगर ऐसा कुछ कर देते तो पता नहीं FeO2 से उसका ऑक्साइड बन रहा है या फिर उसके ऑक्साइड से ये बन रहा है, ये हमें पता नहीं होता। लेकिन ये जब लग गया तो हमें बता रहा है कि जो FeO ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसका ऑक्साइड बना रहा है, आयरन का ऑक्साइड बना रहा है। ये हो गया आपका कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। हमने केमिकल इक्वेशन एक सिंपली देखा। अब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। केमिकल इक्वेशन में हमने सिर्फ ये बताया था कि एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को। स्केलेटल में ये होगा कि उसके फार्मूला जो होंगे, उसके फार्मूलाज जो होंगे उसे जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो स्केलेटल होता है। तो केमिकल इक्वेशन में और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में ज़्यादा अंतर तो नहीं है। हाँ, आप देखिए कि उसका डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं कि उसका डेफिनेशन है, इन स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल स्केलेटल रिएक्शन simply represents the formula and the symbol of reactants and the product। means जो फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए अगर हम एक हाइड्रोजन लेते हैं, मतलब हाइड्रोजन का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसी तरह से ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन, और इसी तरह से मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं। ये तो क्या हो गए, एटम्स हो गए, मीन्स ये एलिमेंट हो गए। एलिमेंट का जो फार्मूला का रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसका फार्मूला क्या है, H है, इसका फार्मूला O है, इसका फार्मूला क्या है H2, इसका फार्मूला O2, इसका फार्मूला क्या है Mg। देखिए फार्मूला मीन्स, देखिए सिंबल क्या होता है, सिंबल ये होता है H, ऑक्सीजन का सिंबल O, ठीक है। और मैग्नीशियम का फार्मूला, तो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम अकेला रह सकता है। देखिए
अकेला जब एलिमेंट होता है तो वो सिंबल होता है, लेकिन जब ऐसे कुछ बना लेता है, दो H मिल जाते हैं ऐसे, तो एक फार्मूला हो जाता है हाइड्रोजन का। उसी तरह से जब ऑक्सीजन दो ठी मिल जाएगा तो वो भी एक फार्मूला हो जाएगा। आपने ये सब चीज़ें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी होगी। एक बॉन्ड हम बना रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये बात आपने 9th में पढ़ा होगा। और ये मैग्नीशियम जो है अकेला रह सकता है, तो ये क्या है, एक सिंबल है, ठीक है, एक सिंबल है। और ये क्या है, ये वाला ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन एक फार्मूला है, और ये भी एक फार्मूला है। ये हो गया, आपने समझ लिया कि सिंबल क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। और चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। इन स्केलेटल केमिकल रिएक्शन in skeletal chemical reaction simply represent the symbol and formula of the reactants and the product ठीक है। In skeletal chemical reaction simply represent the symbol and the formula of the reactants and product। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, एग्जाम्पल कॉपर ले लेते हैं, कॉपर प्लस O2, ये इसका फार्मूला है, ये इसका सिंबल है कॉपर का। तो ये बनाएगा 2CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, ये सिंबल है। इसमें क्या लिखा है, द स्केलेटल केमिकल रिएक्शन सिंपली रिप्रेजेंट द सिंबल एंड फार्मूला। सिंबल ये हो गया, फार्मूला ये दोनों हो गया। क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का सिंबल और फार्मूला, और प्रोडक्ट का फार्मूला, दोनों को जो रिप्रेजेंट करता है उसे स्केलेटल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी तरह से हम देखते हैं एक और एग्जांपल, 2 मैग्नीशियम प्लस O2, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2MgO बनाएगा। ये एक स्केलेटल केमिकल रिएक्शन हो गया। तो आप इसे नोट कर सकते हैं बिल्कुल बेहतर तरीके से। चलिए आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। रिएक्शंस का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ किए, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, और ऐसा कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या है। तो इसी तरह से केमिकल रिएक्शन का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो कैसे होता है, कैसे कैसे किस तरह की रिएक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, किस तरह के रिएक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसे क्या कौन सा रिएक्शन बोलेंगे हम देखेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ऑफ द केमिकल रिएक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए हम इसके लिए एक कॉलम बनाते हैं। इस तरह से हम एक कॉलम बनाते हैं, आप भी अपने काम पे बनाइएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो पहला आइडेंटिफिकेशन है आपका कंबशन, कंबशन हिंदी में बोलते हैं दहन, हिंदी में
दहन बोलते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि कोई दो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, या फिर एक ही कंपाउंड होगा। एक कंपाउंड होगा ए बी, जिसे हम ए बी से डिनोट करते हैं। मान लीजिए एक फार्मूला, एक सिंबल है। तो जब हम इसका दहन करेंगे तो ये ऑक्सीजन के, इसका कंबशन करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ए एंड बी का ऑक्साइड बना लेगा। तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड ऑफ ए एंड बी। तो कंबशन में क्या होता है कि किसी चीज़ को दहन किया जाता है, यानी जलाया जाता है, तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसका ऑक्साइड बन जाता है। जैसे कि मैंने मैग्नीशियम को, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर, तो वो क्या बनता है, उसका ऑक्साइड बनता है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ऑफ मैग्नीशियम। तो कंबशन में क्या होता है कि एक कंपाउंड होता है, उसको जब जलाया जाता है या फिर उसका दहन किया जाता है, कंबशन किया जाता है उसका, तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर उन दोनों का, उस कंपाउंड का ऑक्साइड बना लेता है। ये आपका पहला हो गया। मतलब अगर कहीं भी ऐसा कुछ हो रहा है कि किसी भी कंपाउंड का ऑक्साइड बन रहा है, तो उस रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, कोई दो एलिमेंट रहेंगे और आपस में जुड़ करके कुछ नया कंपाउंड बना लेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, उसे कॉम्बिनेशन बोलेंगे। जैसे कि Na है प्लस Cl है, दोनों जब हम दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो NaCl बना लेगा, NaCl। तो ये क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, Na और Cl क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ये क्या होता है, A प्लस बी, ये बनाएगा AB, ठीक है। एडिशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अभी हम उसका डेफिनेशन वाइज देखेंगे। फिलहाल अभी तो हम केवल एक चार्ट बना रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको जब इसे पढ़ना हो अपने नोट्स में तो बेहतर तरीके से समझ में आए, बहुत ही कम समय में समझ में आए। और इसी तरह से आपका है डिस्कम्पोजिशन। डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा कि कोई भी मॉलिक्यूल होगा या फिर फार्मूला होगा या फिर क्या कहते हैं सब्सटेंस होगा, वो टूट जाता है, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल या फिर उसका कंपाउंड, मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड जब रिएक्ट करेगा तो वो टूट जाएगा और दो या फिर उससे ज़्यादा एलिमेंट में या फिर और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके उसका प्रोडक्ट बनाएगा। मीन्स जैसे कि जब हम इसी रिएक्शन को ले लीजिए, जब NaCl को हम पानी में घोलते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस बनता है, मतलब इधर से इधर रिएक्शन हो जाता है। ऐसे कुछ NaCl जब इसे पानी में घोलेंगे तो Na प्लस बनाएगा प्लस Cl माइनस बनाएगा। ये देखिए एक कंपाउंड है जिसमें ये टूट के ही बना रहा है Na प्लस और Cl माइनस, तो इस रिएक्शन को हम डिस्कम्पोजिशन बोलेंगे, ठीक है। पहले में क्या हम बोले थे, कंबशन बोले थे। इसमें क्या हुआ था, कोई भी मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड बना लेता है। तो इस तरह का अगर आपको कोई भी रिएक्शन दिखे तो उससे हम बोलेंगे कंबशन। और दूसरा है कॉम्बिनेशन, दो एलिमेंट यानी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट अगर ऐड होके एक कंपाउंड बना रहे हैं तो उसे कॉम्बिनेशन बोलेंगे। और इस तरह से कोई एक कंपाउंड है या फिर एक से ज़्यादा कंपाउंड है वो टूट कर और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, डिस्कम्पोजिशन। तो कुछ इस तरह से होता है, ये कुछ इस तरह से होता है, ए बी, ये बनाएगा ए प्लस बी, या फिर ऐसे कह सकते हैं ए बी सी, कोई एलिमेंट है ये बनाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह से ये एकदम सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास चौथा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसा नाम वैसा काम। जैसे कि हमने बताया, अगर कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि हम ले लेते हैं Fe प्लस जिंक सल्फेट, ये हमने ले लिया, ठीक है। ये क्या होगा, ये Fe ज़्यादा रिएक्टिव है, ये जिंक कम रिएक्टिव है, तो ये बना लेता है Fe2SO4 का होल ट्वाइस, और प्लस जो जिंक है वो अलग हो जाता है, ठीक है। मीन्स क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, मतलब जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, जो क्रियाशील बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से क्रिया करने के लिए, मतलब उनमें थोड़ा सा भी फोर्स लगाओ, थोड़ा सा भी अगर कोशिश करो तो तुरंत रिएक्शन शुरू हो जाता है। वो एलिमेंट क्या करते हैं, जो कम रिएक्टिव होते हैं, जो थोड़ा देर से रिएक्शन करते हैं, उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, उसको हटा के उसकी जगह खुद आ जाते हैं, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि ये हो गया AB प्लस C, तो ये क्या करेगा, इस तरह से AC प्लस B को बाय प्रोडक्ट में ले जाके फेंक देगा। तो इस तरह का अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है, तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। और इसी तरह से है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहलाता है, जैसा नाम वैसा काम। इसमें एक बार डिस्प्लेस किया था, डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 बार करेगा। और क्या होगा, तो जब 2 बार की दो एलिमेंट किसी दो दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करते हैं, तो वो क्या होता है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। उस तरह के रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जब हम इसे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, AB है प्लस CD है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे से रिएक्ट करके AC प्लस BD बना लेंगे। मीन्स इस C ने B को रिप्लेस कर दिया और B ने C को रिप्लेस कर दिया, बस बात ख़त्म। ये इस तरह का रिएक्शन होता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, अगर आप उसको कॉपी में आपने उतारा है तो आपके लिए यही सजेशन रहेगा मेरा कि आप उसे अपने घर पे पढ़ें। अपने घर पे अब अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो ये तो आपको याद ही हो जाएगा, और आपको जो अगले दिन हम पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, वो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम इन सब का जो आइडेंटिफिकेशन है उसको हम एक एक करके और डिटेल में पढ़ेंगे और बेहतर एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ऐसे दबा के ठोको, और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी हिम्मत बढ़ सके और हम आपको दोगुनी एनर्जी से पढ़ाएं और बहुत ही हौसले के साथ पढ़ाएं। वैसे भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से हमारा चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।